नमस्कार। टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, आप सब लोगों का स्वागत है। और हम लोग काफी दिन बाद आप लोगों से जुड़ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, एक मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, फिर आनंद वर्धन जी चले गए थे विदेश। ये 2-3 हफ्ते के करीब बाहर रहे, फिर अब आए हैं। तो अब हम फिर से ये कार्यक्रम ये रेगुलरली अब हम हर हफ्ते में करेंगे। तो आनंद, बातें बहुत सारी हैं, आप थे नहीं तो एक लंबी लिस्ट है। और पीछे से बहुत कुछ हुआ और आप वहाँ थे, वहाँ से भी आप इसका ट्रैक रख ही रहे थे। मैं शुरू करूँगा सबसे पहले, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। आप विदेश भी होके आए हैं, आपको पता होगा दूसरी साइड में क्या हमारी विदेशों में क्या हालत है और क्या इमेज बन रही है। मेरा एक सीधा-सा आपसे सवाल है कि क्या भारत की विदेश नीति विफल हो गई है? अब इसके संकेत काफ़ी हैं, लेकिन ये किरण रिजिजू का एक स्टेटमेंट है जो अब हम लोग एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। काफ़ी सारे देशों में हम जा रहे हैं, 50 के करीब लोग सेलेक्ट किए हैं मोदी जी ने। और इनका ये स्टेटमेंट आया है, पूरा मैं नहीं पढ़ रहा, लास्ट पैरा है इसमें। दिस इज अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल यूनिटी अबव पॉलिटिक्स। इंडिया विल स्पीक इन वन वॉइस। और ये आज सुबह डी वायर में ये छपा है। ये दोनों लोग, जॉन ब्रिटास और असाउद्दीन ओवैसी, ये भी इस डेलीगेशन का एक हिस्सा हैं। और इन दोनों ने ये कहा है, वी डिसएग्री विद मोदी गवर्नमेंट बट विल कोऑपरेट एज इट्स डेलीगेट्स अब्रॉड। तो मेरा मतलब आपसे ये समझना था कि जब आप इस तरह तरह के लोग लेके जा रहे हैं डेलीगेशन में, और मेरे हिसाब से ये काम था प्रधानमंत्री का या विदेश मंत्री का, आप जाइए वहां पे क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है। वहां पे असादुद्दीन ओवैसी हो या शशि थरूर हो, अगर इनसे ये कोई पूछ लेगा कि पहलगाम में जो 4 लोग थे क्या हुआ, या आपके सिक्योरिटी फेलियर्स क्या थे, या आपके जहाज कितने गिरे, तो इन लोगों का क्या स्टैंड होगा? ये तो विपक्ष वाले लोग हैं, तो इनकी वहां सुनेगा कौन? और कौन बोलेगा? आपने लिस्ट भी देखी होगी कि कितने लोग जा रहे हैं। तो लीडर बोलेगा या विपक्ष का लीडर बोलेगा या एम्बेसडर बोलेगा? तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि हम ये जो मॉडल हमने अपनाया है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आनंद? मैं अजय पहले तो ये बता दूं कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही मेरा भी है कि भारत की विदेश नीति इस बुरी तरह से विफल हुई है कि आज हम पूरे विश्व के मानचित्र में आइसोलेट हो गए हैं। वी हैव बीन आइसोलेटेड। मतलब पाकिस्तान जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, उसके साथ भी चीन आके खड़ा हुआ है। और चीन जब कह रहा है कि वी आर लाइक आयरन ब्रदर्स, हम लोग आयरन ब्रदर के तौर पे हैं, और केवल चीनी नहीं खड़ा हो रहा है, उनके साथ टर्की भी आके ठीक से खड़ा हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि बहुत छोटी बात लगे, लेकिन भारत के साथ एक एक देश भी भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे एस जयशंकर उस तरह का एक इमेज बताने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान आपके साथ है। वो रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान ने वो स्टेटमेंट आपके लिए नहीं दिया था, और वो स्टेटमेंट बिल्कुल साफ पढ़िए तो अफगानिस्तान का वो स्टेटमेंट आया था एज अ रिएक्शन। जो पाकिस्तान कह रहा था कि वो टेररिस्ट हमारे यहाँ ट्रेन नहीं हुए थे, वो टेररिस्ट अफगानिस्तान में ट्रेन हुए थे, उसके रिएक्शन में अफगानिस्तान में ने आपका सपोर्ट नहीं किया था। अफगानिस्तान ने कहा था कि वी कंडेम दैट किलिंग इन पहलगाम। नो, दुनिया का कौन सा देश या कौन सा व्यक्ति विल नॉट कंडेम दैट किलिंग? वो तो आप चीन में भी जाके पूछिएगा तो एवरीवन इज कंडेमिंग दैट किलिंग। भाई ये कैसे हो सकता है? तो ये जो एक कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की बात थी कि नहीं वो हमारे साथ है। दूसरा, अब वो सच बात भी अगर थी, और जो सच बात थी नहीं, अगर नहीं थी, अगर सच है, तो कुछ सच बताए नहीं जाते हैं। जयशंकर जी ने अगर टिप ऑफ किया था पाकिस्तान को कि भाई हमारे लोग आ रहे हैं, तो इसको बताना नहीं चाहिए उनको। लोगों का मतलब फौज का सोचिए मोराल, आप इधर से भेजिए कि जाओ जाओ जाओ, और उधर से कहिए कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, तो उनका क्या स्वागत होगा? उनका क्या स्वागत होगा? और ये
मतलब ये इन लोग खुद ही इस पे कई बार भाषण दिए हुए हैं कि कैसे होता है, कैसे टिप ऑफ होता है। तो ये जयशंकर जी का टिप ऑफ टू पाकिस्तान, आप उसको कुछ भी बताइए, आप उसको घुमा फिरा के उस पर कुछ करिए, वो साफ साफ ऑन रिकॉर्ड है और उस पर एक भी सफाई नहीं आई है। दूसरा मैं ये कहूंगा अजय कि जब आप विदेश नीति की बात करते हैं तो आप वहां पे यूनाइटेड इंडिया के साथ आप जाके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपके ऑल पार्टी जो मीटिंग थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कहां थे, वो तो दिल्ली में बैठे थे, क्यों नहीं आए? व्हाट आंसर यू हैव? यू हैव नो आंसर। अगर वहां से इन लोगों से कोई ये पूछता है कि साहब पहलगाम में जो आपकी तरफ से ये कहा गया कि उसमें चूक हुई, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? आज तो 1 महीना हो गया, इट इज गोइंग टू बी 1 मंथ। आप अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स कर पाए हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल ठेठ विफलता है। और उस पे जो मेरी समझ है, जो ये डेलीगेशन 7 भेजे गए हैं, ये अपनी विफलता को छुपाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए ये कोई हासिल करके, आपने जैसा कहा, सबको याद है 71 में जब हुआ था तो इंदिरा गांधी अकेले निकली थी, और अकेले कहां गई थी? अकेले वो गई थी यूरोप के उन शक्तिशाली देशों में जो युद्ध में आज मैटर करते हैं, और अमेरिका। आप ये 7 डेलीगेशन को एक दुनिया के भ्रमण पे भेज रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज जिनको आज तक, उनसे के पास आप जाके कौन सा पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इसको लीड करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। और दूसरा, जैसे जो पुराना एक हमारे पास इस तरह की परिपाटी है कि जब नरसिम्हा राव ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस तरह का एक यूएनओ में भेजा था, तो आपको भी अगर भेजना था तो आपको राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कुछ इस तरह का डेलीगेशन भेजते, तो उसकी अहमियत और उसका वेट और उसकी बातचीत दूसरी होती। अब आपने भेज दिया है, उसमें कौन है? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों, ये नारे लगाने वाले उसमें, और कौन है उसमें वही निशिकांत दुबे, वो कौन ठाकुर, यही सब है जिनको केवल गाली देना। और निशिकांत दुबे वो हैं जो बताते हैं कि सीजीआई जो है वही इस देश में क्या क्या करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, कितने रॉयट्स और दंगे के लिए। तो इस तरह के लोगों को आप भेज के आप क्या उनसे दुनिया के भ्रमण पे आप भेज के क्या अचीव करने जा रहे हैं? मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। और आप जब उसकी बात करेंगे इश्यूज की, तो मैं उस पर भी आई हैव समथिंग टू से, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इससे मेरे ख्याल में मोदी जी सिर्फ ये चाहते हैं कि जब ये लोग आए कुछ हासिल ना हो तो फिर मोदी जी सारा ठीकरा इनके ऊपर फोड़ें कि देखिए देखिए मैंने तो भेजा था, ये सब इतने निकम्मे थे कि इनसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ इस तरह की एक नैरेटिव को बनाने की बीजेपी सेल, आईटी सेल कोशिश करेगी। 100% ये है। अगर आपको इतना ही था तो नहीं, अगर आपको इतना ही था तो आप अपने भारी भारी मंत्रियों को उसमें डाले होते। आप राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, 7 भारी मंत्री आपके उसमें गए होते, तब लगता कि नहीं भारत की तरफ से वही एक भारी भरकम डेलीगेशन आ रहा है। आप ऐसे ही करके एक जो होता नहीं है कि एक रिचुअल और ये अपने को करना है जिससे कागज में ये कहीं दर्ज हो जाए कि हमने ये भी किया था, इससे अलावा कुछ नहीं है। अजय जी जी आनंद, हमारे भारी भरकम मंत्री, जब तक ये 4 दिन की लड़ाई चलती रही है, इनमें से एक भी पब्लिक के सामने नहीं आया है, एक्सेप्ट के वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो मीटिंग को जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग हो रही है, और कई फेसेस बिल्कुल गायब हैं। अमित शाह जी कहाँ हैं ये आज तक नहीं पता चला, जबकि पहलगांव जो इलाका था वो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर आता था, वो स्टेट पुलिस के अंदर नहीं था और ना ही वो आर्मी के अंदर था। और ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर जाने में देर इसलिए हुई कि टेरेन था, टेरेन वाज अ फैक्टर, दैट्स व्हाई वी वर डिलेड। तो मतलब ये क्या मुंह लेके जाएंगे? अगर ये बाहर जाएंगे तो इनसे भी सवाल होंगे, तो ये लोग जा ही नहीं सकते हैं कहीं भी, ये मेरा मानना है। और नहीं, हाँ अजय आप कह लीजिए, आप कहिए फिर मैं बताता हूँ, आप कहिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप चलिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि जो आप अगर इश्यूज देखिए, ये जो भी विदेश मंत्रालय में बैठा है और इन लोगों का ये कितना वाहियात सरकार काम कर रही है। इश्यूज जो बिल्कुल प्योरली बायलैटरल हैं। नाउ दे आर गोइंग एंड टॉकिंग ऑफ कश्मीर, दे आर गोइंग एंड टॉकिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इसमें आप दुनिया में जाके जो हमारा बायलैटरल है, हमें और पाकिस्तान को आपस में बैठ के उसको समझना है और एक दूसरे को से जो भी कन्विंस करना है,
उसमें आप दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, और उसके बाद आप अपने बायलैटरल इश्यूज को आप यूनिलैटरल कर दे रहे हैं। यूनिलैटरल नहीं, आप सबके लिए कर रहे हैं, मल्टीलैटरल कर दे रहे हैं। मतलब इट बिकम्स वो जो जितने भी 40-50 देश में जा रहा है, अब सबके लिए वो टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये टैक्टिकली आप ये गलत कर रहे हैं ना। आप why you are exposing your bilateral issues and inviting people कि आइए ये देखिए साहब, ये इंडस वाटर ट्रीटी को भी पे भी बात हो रही है, उसमें देखिए क्या है। ये इश्यूज हमें और पाकिस्तान को ट्रीट करने थे। हमने अच्छा किया, हमने बंद किया नहीं किया, वो पाकिस्तान को रिएक्ट करने दीजिए। हम और आप उसका एक मैकेनिज्म है, मिलकर उसमें बात करेंगे। हमें पानी ज्यादा देना है कम देना है, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है। आप दुनिया में उसको घूम घूम के जो कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी नहीं। अच्छा, दूसरा, दो चीजों का जवाब तो इनसे पूछा जाएगा, और उसमें इनका प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई, हर जगह पूछा जाएगा कि इसमें ट्रंप ने बीच बचाव करके आपका सीज फायर कराया, क्यों नहीं पूछेगा? वहां का प्रेस आपका गोदी मीडिया नहीं है, वहां का प्रेस है। आप प्रेस से भी आपको मुखातिब होना है, तो वहां पे आप क्या जवाब देंगे? ट्रंप ने कल फिर छठी बार कहा कि नहीं, ये मैंने करवाया था और मैंने ट्रेड को लाके बीच में करवाया था। तो आपने व्यापार की वजह से आपने देश की जो इज्जत थी और देश में को जो एक मौका था, और भारतीय सेना को एक मौका था कि वो हमारी खोई हुई जमीन को वापस ले ले, पीओके को वापस ले ले, वो आपने, क्योंकि आपको धंधा करना था, तो आप धंधेबाज हैं कि आप वो हैं, ये आपको प्रूव करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो विदेशी दौरा हो रहा है, ये केवल कुछ एक विदेश भ्रमण और अपने ऊपर से जिम्मेदारी को किसी तरह से पुश करके उसको सार्वजनिक बना देने की वो है। एक गंदा इरादा और है कि आपस में इन लोग का झगड़ा करा दो। यूसुफ पठान को भेजो, उसको मत भेजो, ये शशि थरूर को भेजो, तो आपस में इन लोगों का कोई झगड़ा हो। वो भी उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। अजय जी आनंद, जल्दी से मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज, ये भी मतलब मेरे को समझ नहीं आया ये इन्होंने कैसे किया है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से लिया है मैंने, जहां पे सरकार का ये एक कम्युनिकेशन था, उन्होंने ये लिस्ट दिखाई है कि कितने ग्रुप्स बने हैं और किन देशों में हम लोग जा रहे हैं। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक तो हम जा रहे हैं अफ्रीका में, लाइबेरिया, सीरिया लोन हम जा रहे हैं, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मतलब इनमें ऐसी जगह हैं जहां पे ये सिविल वॉर से भी नहीं उभरे हैं ये लोग, और वहां पे अगर आप इनका सिक्योरिटी देखें तो आपकी जान को भी खतरा होता है वहां एयरपोर्ट पे उतर के। और वहां पे हम लोग एक डेलीगेशन भेज रहे हैं जो आज तक इंडिया के, जहां तक मैंने देखा है, कोई भी डिप्लोमेटिक ऐसा कांटेक्ट नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ से कोई मंत्री भी यहाँ गया हो, और वहां पे हमारा डेलीगेशन जा रहा है। ये सब फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं जो फ्रेंच से इन्होंने आजादी ली थी, और वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है जो वैसे ही अभी बहुत ट्रबलसम एरिया है। और जो मिसिंग है आनंद, इसमें टर्की, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक, मतलब ये सारे कंट्रीज जो इम्पोर्टेंट है वहां हम नहीं जा रहे। हम अफ्रीका में कीनिया, तंजानिया नहीं जा रहे, कनाडा नहीं जा रहे, अपने नेबरहुड में हम कहीं नहीं जा रहे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं जा रहे हैं। तो मैं जस्ट दर्शकों को कहना था कि हमने ये सिलेक्शन क्या किया है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन जगह जा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट देश है हमने छोड़ दिए हैं। आनंद नहीं, मैं इसको ऐसे भी कहूंगा, आपने सार्वजनिक रूप से मान लिया है कि हम बहुत झगड़ालू हैं, हम अपने पड़ोसियों से हमारा बहुत झगड़ा है। आप अपने पड़ोसी क्या भाई, पाकिस्तान से आप भूटान क्यों नहीं जा रहे हैं? आप म्यांमार क्यों नहीं जा रहे हैं? आप श्रीलंका क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे हैं? आप नेपाल क्यों नहीं जा रहे हैं? और आप चीन क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब मैं तो इसको कहूंगा डिप्लोमेसी का ये एक फेल्योर है कि अगर आप आज चीन को इग्नोर करें। अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो चीन जाना भी उतना ही जरूरी है भाई। दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश, अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो आप चीन क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अगर रशिया जा रहे हैं तो आप चीन को इग्नोर करके नहीं। देखिए हो क्या रहा है ना, ये लोग इतने, अब क्या बोलेंगे, लोगों को लगेगा कि मैं, कॉमन मैन को भी ये लगेगा कि यार तुम बिना बात के चीन को पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट कर दे रहे हो, तुम बिना बात के अपने नेबर्स को उनके साथ ब्रैकेट कर दे रहे हो। जो हो सकता है आप जाते तो वो ऐसे ब्रैकेट नहीं होते। अगर आप चीन जाइए और उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि ये है, तो वो हो सकता है कि आपकी बात से जो भी उनका आयरन ब्रदर से गिर के कम ब्रिक ही ब्रदर हो जाए
कि भाई आयरन ब्रदर नहीं है, वो कुछ इस तरह के सीमेंट ब्रदर हैं। तो वो अपने पड़ोसियों को छोड़ देना मेरे हिसाब से एक डिप्लोमेटिक फेल्योर है, और ये चूक है, या इन लोगों ने हर आदमी से इतना ज्यादा खराब अपने रिश्ते कर लिए हैं, क्योंकि वहां रिश्ता केवल एक ही व्यक्ति का है कि जिस तरह से उसको बिजनेस दो, वो हर जगह एक्सपोज हो रहे हैं। बांग्लादेश में अडानी जी एक्सपोज हो रहे हैं, श्रीलंका में अडानी जी एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपकी सारी ताकत ये होती है कि किसी तरह से उनका कारोबार चलता रहे, तो उस वजह से शायद आप वहां जाने लायक भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अजय जी, आनंद, और टर्की और अजरबैजान मेरे हिसाब से यहाँ भी हमें जाना चाहिए था। यहाँ हम क्यों नहीं गए हैं? भाई ठीक है, आपने मान लिया उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, बट एक मौका था हमारे पास, उनसे जाके मिलके कुछ तो क्लैरिफाई कर सकते थे। तो ये दो कंट्रीज भी मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। अब मैं आता हूँ आज के दूसरे प्रश्न पर, आनंद, जो काफी चर्चा में है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को काफी ऐसा एक माहौल बनाया गया है, जिसको वो एक तरह से लग रहा है कि वो सरकार उन्हें काफी कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। जाते जाते जब संजीव खन्ना जी गए थे, तब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ गया, वो गवई साहब के ऊपर आया है, कुछ क्लैरिफिकेशन भी आए हैं, लेकिन माहौल और रिलेशनशिप दोनों में ठीक नहीं इस समय लग रहा है। हर जगह गवई साहब को बैकफुट पर वो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है। तो इसका क्या रीजन है और इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होने जा रहा है? मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर हमें बताइए, आनंद। देखिए, सरकार को ये 6 महीने किसी तरह से गुजारने हैं, क्योंकि उसके बाद बीजेपी के हिसाब से उनके बहुत फेवरेबल लोग आ रहे हैं, वो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 महीने में दिक्कत क्या है कि एक चीज समझिएगा कि जो जस्टिस गवई हैं, इनके पिता एक बड़े नेता थे, बड़े मतलब बड़े नेता, रिपब्लिकन पार्टी से थे, एमपी थे। और ये भी याद रखिएगा कि इनके पिताजी ने जो दीक्षा भूमि है नागपुर की, जो डॉक्टर अम्बेडकर की याद में वहां बनाया गया है, जिसको एक दलित वर्ग अपने किसी भी तीर्थ स्थान से कम नहीं समझता है, उनके पास उसी तरह का भावना होती है, और उसी तरह से उसका प्रेम और सम्मान उस जगह को देते हैं, जो किसी भी तीर्थ स्थल या किसी भी भगवान के मतलब के मंदिर को दिया जाता है। वो इनके पिताजी का क्रिएशन था, ये याद रखिएगा। जस्टिस गवई टुडे इज अ प्राइड ऑफ अ एवरेज दलित इन इंडिया। वो उसका गर्व है, क्योंकि एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पे अपनी काबिलियत से पहुंचा है, तो वो उसका गर्व भी है। बीजेपी की जो बेसिक दिक्कत है, और जो बीजेपी का जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, जो उनकी विचारधारा है, उसमें वो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि भाई ये तो एक दलित सीजेआई आ गए हैं। और मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं और उनको अगर वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, जो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद महाराष्ट्र में कहा वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो एक ब्राह्मण हैं और जो आरएसएस की बिल्कुल ठेठ विचारधारा से आते हैं, उनके ऊपर उंगली तो उठेंगी ही, पूछा तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा क्या है कि जस्टिस गवई को आप 13 तारीख को, जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे थे, आप जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, जिससे आप किसी तरह से कोशिश में भाजपा सरकार ये है कि इनको बांध के रखा जाए, उसमें आगे कुछ ना हो पाए, तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेज दिया है। लेकिन जैसा जस्टिस गवई के उससे लग रहा है उनका टाइम बहुत नहीं है, 23 नवंबर 2025 तक का करीब 6 महीने का टाइम है। लेकिन उसपे जैसे वो है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं, उसमें बहुत सी चीजें उन्होंने एक स्पष्ट किया कि वो चंद्रचूड़ साहब की तरह नहीं है। उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी, और मेरे हिसाब से जो ज्यादा बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका स्वागत हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर सरकार के ऊपर भी डाल रहे हैं और बाकी वकीलों के ऊपर भी बाकी जजेस के ऊपर भी डाल रहे हैं। वो अगर बंबई में अपने स्वागत समारोह में ये कहते हैं कि साहब पोस्ट रिटायरमेंट मैं और जस्टिस ओ कोई भी पद नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो बाकी जुडिशरी में जो जज लोग हैं उनके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई ये तुम इसके लालच में
कि ये मिल जाएगा, इस कमीशन का चेयरमैन हो जाऊंगा, राज्यसभा का मेंबर हो जाऊंगा, गवर्नर, कुछ कुछ हो जाऊंगा। इसके चक्कर में जो आप देश के साथ जो करते हैं और अपनी न्यायिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो दिखने लगता है, उससे अपने को अलग रखा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी पहल है और वो इनडायरेक्टली इस प्रेशर को भी डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि उनके पास उस 6 महीने में 1 महीना तो अभी बंद ही है कोर्ट, अब भाई उस 6 महीने में समर वेकेशन भी है, तो वो 4-5 महीने का जो उनको टाइम मिलता है उसमें वो कितना कवर कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। पर मुझे काफी उम्मीद है कि जस्टिस गवाई कुछ कवर करेंगे और उसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में अभी क्या कहना। लेकिन जस्टिस गवाई से हम सब लोगों को बहुत उम्मीद है कि कॉमन मैन की बात को लेके वो जरूर कुछ ना कुछ जो निर्णय है उसको डिलीवर करने का रहेंगे और एक बार फिर से न्यायालय में हम लोगों का थोड़ा विश्वास फिर से वापस लौटेगा। अजय जी जी आनंद, अब मैं आज का लास्ट जो इशू है उस पर आता हूँ। वो थोड़ा सा चिंताजनक है मेरे लिए, थोड़ा नहीं शायद ज्यादा ही है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान की आर्मी को पॉलिटिकल जो सीन में वहां पे फॉर्मल स्टेटमेंट्स देने के लिए बाध्य किया गया है। 2 स्लाइड दिखाता हूं मैं जल्दी से। अभी 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर डिकूना, ये हमारे कोर कमांडर हैं उस एरिया के, अमृतसर एरिया के। बहुत बड़ा पद होता है, कोर कमांडर हैं, पद लेफ्टिनेंट जनरल का है। इन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन टेम्पल के अंदर लगाया था पाकिस्तान से के स्ट्राइक से बचाने के लिए, और इस स्टेटमेंट के 24 घंटे बाद ही आर्मी की तरफ से एक मेजर जनरल जो उनसे एक रैंक नीचे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि आर्मी ब्लेम्स न्यूज रिपोर्ट्स कंट्राडिक्ट्स कोर कमांडर्स क्लेम ऑफ एयर डिफेंस गन के हमने गोल्डन टेम्पल में कोई गन नहीं लगाई थी। तो ये मेरे ख्याल से पहली चीज, आर्मी को इस चीज में पढ़ना ही क्यों है कि हमने लगाई या नहीं लगाई, आप पॉलिटिशियन पर वो छोड़ दीजिए, वो लड़ते रहेंगे। कोर कमांडर क्यों आके बोले और फिर उसका खंडन किया गया, वो भी आर्मी ने किया। तो व्हाई इज आर्मी गेटिंग इनटू ऑल दीज स्टेटमेंट? ये क्या हो रहा है? मतलब ये हमारी इमेज पॉलिटिशियंस की तो थी, और अब क्या हमारा आर्मी पे भी विश्वास उठ जाएगा? आनंद देखिए अजय, ये आर्मी नहीं करे ये सारा जो और मैं भाजपा नाम बार बार ले रहा हूं, भाजपा की ये जो गंदी पॉलिटिक्स है विदाउट रियलाइजिंग कि वो क्या डैमेज कर रहे हैं। भाजपा और मोदी जी के पास और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब वो आर्मी की आड़ में छिपना चाह रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, एक व्यक्ति और एक सेंटेंस बता दीजिए जो इस देश के कहीं पे भी आपने पढ़ा हो कि इस देश के किसी व्यक्ति ने कहा हो कि उसको आर्मी के गर्व के यश पे, उसकी कैपेसिटी पे, उसकी कैपेबिलिटी पे कहीं शक है। मुझे एक स्टेटमेंट कोई दिखा दे कि किसी ने कहा है। इस देश का हर व्यक्ति अपनी आर्मी से के प्रति पूरा गर्व है और पूरा विश्वास है, और वो और उसको यह है कि ये अगर जब तक है तब तक ठीक है। अकेला इंस्टीट्यूशन बचा है जहां आज पे भी विश्वास है। अब ये जबरदस्ती कहते हैं अरे आर्मी, अरे कौन आर्मी के लिए पूछ रहा है भाई? तुमसे पूछा जा रहा है, तुम क्या क्या कर रहे थे? क्योंकि इस देश की आर्मी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहती है, तो जो इस देश की सरकार, जो इस देश की डेमोक्रेसी, जो वो तंत्र कहेगा वो करेगी, वो अपने आप कुछ नहीं करेगी। अगर तंत्र कहेगा तो जाएगी। वो निर्णय उसके नहीं होते हैं, सही निर्णय, अच्छे निर्णय, बुरे निर्णय, ये निर्णय राजनीतिक पार्टियों के होते हैं और उनको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले, टैक्टिकल इज वो। चीन के साथ एक अनइवन वॉर थी, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारे पास नहीं थे, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा था लड़ना है तो लड़े हम। और इस तरह के एक नहीं तमाम उदाहरण। जब पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है तो हमारे वो लोग, मेजर शैतान सिंह जिनके साथ 125 लोग थे और ये जानते हुए कि हम हारने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, वो लड़े वहां। और ये केवल एक ने, हर युद्ध में ही हुआ है। भारत की सेना ने ये जानते हुए कि आगे आगे मौत है, मतलब हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, मौत या 100% है। हम 10 हैं, वो 1000 हैं, 100% है। लेकिन चूंकि भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व ने डिसीजन लिया कि आपको लड़ना है तो गए लड़ने। मानेक शॉ ने इंदिरा गांधी से मुंह पे कहा था कि इफ यू
say कि attack at this point of time, we are going to attack, but I guarantee you defeat. वो ये नहीं कहे थे कि हम नहीं अटैक करेंगे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा था अटैक, आप कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन आई गारंटी यू डिफीट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आर्मी के शौर्य, आर्मी की कैपेसिटी, आर्मी की कैपेबिलिटी के ऊपर इस देश के किसी को वो नहीं, आप और व्यक्तिगत बातचीत में एवरीवन नोज, लेकिन ये जो बीजेपी का नेतृत्व है, इसके घटियापन पे, इसकी नियत पे और इसकी इनकॉम्पिटेंस पे सबको संदेह है। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। एक महीना हो जा रहा है, आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि चूक कहां हुई, आप सामने ही नहीं आ रहे हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप मन की बात कर रहे हैं, आप बिहार इलेक्शन में वोट मांगने चले जा रहे हैं, आप कश्मीर नहीं जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल वो सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल इस देश के राजनेताओं से पूछे जा रहे हैं। एक भी व्यक्ति ने, मुझे अब तक नहीं मिला जिसने इस देश की किसी एक व्यक्ति से पूछो, एक वो विजय शाह इनका जो मंत्री है, उसको जरूर लग रहा था कि एक कर्नल साहिबा के ऊपर वो बता रहा था कि क्या क्या, वो इनका मंत्री है, और उसको आज तक इन्होंने निकाला नहीं है, वो आज भी इनका मंत्री बना शान से बैठा हुआ है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये हमारे लिए बहुत, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत चिंताजनक बात है। आप आर्मी वालों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये बोलो, गलत बोलो, सही, उनको अगर ये आदेश आएगा तो वो गलत आदेश को भी मानना है, उनकी मजबूरी है। वो ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी झूठी बात को नहीं पढ़ूंगा। अगर पॉलिटिकल वो कह रहा है, अगर मंत्रालय कह रहा है, अगर वहां का मंत्री कह रहा है कि आप इस गलत चीज को जाके पढ़िए, तो पढ़ देंगे। दे आर ट्रेन्ड लाइक दैट। तो ये बिल्कुल गैर वाजिब और वही गंदी वो कि किसी तरह से हो जाए। ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, आज 1 महीना हुआ नहीं हुआ है, अभी ये तिरंगा यात्रा निकालने लगे, वोट मांगने लगे जाके। तो इसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा बीजेपी को। इलेक्शन में देगी, इस इलेक्शन में देगी, अगले इलेक्शन में देगी, लेकिन जवाब तो देना ही होगा। अजय जी आनंद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर हम मिलेंगे, आगे डिस्कशन काफी है, अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय, थैंक यू।